डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब, हमें ये बताइएगा कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से, पहले सादा लफ्जों में, कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से मुराद क्या है? तो मच अभी हम लोग ना अगली 10-12 एपिसोड्स तक एक जर्नी कवर करेंगे जो मेंटल हेल्थ का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब हर बंदा ना बीमारियों से ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो कैसा है, किसी रिलेशनशिप में जा रहा है, पार्टनर की पर्सनैलिटी कैसी है, फिर इर्द गिर्द के लोगों को कहते हैं तो है ही ऐसा। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पहले समझना जरूरी है पर्सनैलिटी क्या है। पर्सनैलिटी क्या है? वो एक सेट ऑफ ट्रेट्स है, द वे यू बिहेव, द वे यू रिएक्ट, द वे यू थिंक, द वे यू इमोशनली एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो एक सेट ऑफ बिहेवियर्स और ट्रेट्स है जो आपकी ज़ात का हिस्सा है, जिस तरह आप जिंदगी गुजारते हैं, बिहेव करते हैं, अपने रिस्पॉन्सेज देते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में। तो ये तो हो गई पर्सनैलिटी जी। अब डिसऑर्डर क्या है? डिसऑर्डर तब आएगा जब ये सारे ट्रेट्स इस तरह के हों कि इससे आपको या आपके इर्द गिर्द के लोगों को बहुत मसला दरपेश आ रहा है और कोई बीमारी नहीं है, कोई एक्सेस 1 डिसऑर्डर नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, साइकोसिस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, लेकिन आपका ओवरऑल जिंदगी गुजारने, सोचने और बिहेव करने का तरीका ही ऐसा है कि वो आपकी भी जिंदगी बहुत मुतासिर कर रहा है और इर्द गिर्द के लोगों की भी। तो फिर हम उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ज़मरे में डालते हैं। ये बड़ा डिफिकल्ट डायग्नोसिस है किसी को कहना। तो मेंटल हेल्थ में भी हम ये ओवरऑल डायग्नोसिस बहुत एहतियात से करते हैं। तो उसामा, हमें ये भी बताइएगा कि इसकी टाइप्स क्या हैं और किन लोगों में ये ज़्यादा पाया जाता है? अच्छा, इसको ना ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं क्लस्टर ए, जिनको हम कहते हैं कि दे आर मैड। मैड क्या है कि उसमें से स्किज़ॉइड आते हैं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं, जो किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते, किसी के साथ भी आए तो उनको प्रॉब्लम होती है। इस पे हम एक पूरी एपिसोड भी करेंगे। फिर होते हैं पैरानॉइड, जो हर वक्त शक में रहते हैं कि लोग हमारे से मुखलिस नहीं हैं। फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जिनको हम कह देते हैं बैड, हालांकि बहुत मुनासिब लफ्ज नहीं है। इसमें ये सबसे ज्यादा हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है, जिसमें एंटी सोशल आते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जिनमें इमोशंस नहीं होते, जो रूल्स ब्रेक करते हैं। फिर इमोशनली अनस्टेबल वो बच्चे बच्चियाँ आते हैं जो ड्रग्स करते हैं, कलाइयाँ काट लेते हैं, इंटेंस रिलेशनशिप्स होते हैं। फिर बड़ा मशहूर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो कहते हैं कि सारे उनके आगे सर बसजूद हों, जो वो कहें वही माने, जब बात उनकी मर्जी के खिलाफ हो तो बड़े टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। बहुत सारे चैनल्स पे बैठ के ख़वातीन बात करती हैं, जी हमारे हस्बैंड नार्सिसिस्ट हैं, और नार्सिसिस्ट एक बहुत ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है। फिर क्लस्टर सी आते हैं सैड, जो हर वक्त परेशान रहते हैं, अपने फैसले नहीं कर पाते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, या बहुत परफेक्शनिस्ट होते हैं, उनको हर चीज़ ऑर्डर में चाहिए, हर वक्त इसी परेशानी में रहते हैं कि हर चीज़ पे कैन स्पैन हो। सो ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है, ये 3 टाइप्स हैं, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप भी करती हैं, लेकिन एंड यही है कि इनकी अपनी ज़िंदगी भी मुश्किल में होती है और इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी भी मुश्किल में होती है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर उसामा, तो ये भी बताइएगा कि अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जिनसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है इस चीज़ का? देखिए, एक तो ना एक ये पैटर्न है जो चाइल्डहुड से चलना शुरू हो जाता है, और इसमें हम जितनी जल्दी इंटरवीन करेंगे ना, अब बड़े होके हम कहते हैं पर्सनैलिटी बदल नहीं सकती। जब एक दफ़ा आप ऐसे बन गए, आपकी ज़ात बन गई, तो बहुत बड़ा चेंज नहीं लाया जा सकता। तो फिर आपने बचपन से देखना है कि अगर कोई ज़्यादा एग्रेसिव है, ज़्यादा एरोगेंट है, रूल्स को ब्रेक कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्रूअल है एनिमल्स की तरफ, या वो बिल्कुल शाय रहता है। क्लास में हर दफ़ा आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग पे जाते हैं, बच्चे की शिकायत आती है कि जी पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन बातचीत नहीं करता, बिल्कुल अकेला रहता है, अलग थलग रहता है, बहुत परफेक्शनिस्ट है, हर वक्त टाइम टाइम टाइम, हर चीज़ पिक एंड स्पैन। तो कोई भी चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा है और बीमारी का हिस्सा नहीं है, आपको लगता है कि बच्चे या इंडिविजुअल की ज़ात का हिस्सा बनती जा रही है और वो ज़िंदगी मुतासिर कर रही है, तो आपके कान खड़े होने चाहिए और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को पिक्चर में आना चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर उसामा, हमें ये भी बताएं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा जज्बाती है या बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है तो वो भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में ही फॉल करता है? जी अच्छा, हम आसानी ये कर लेते हैं, हम कहते हैं जी कि फुल ब्लोन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी के कुछ ट्रेट्स हैं। जिस तरह एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसे कहते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी। वो क्या करते हैं कि जब स्ट्रेस आता है, थोड़ी सी परेशानी आती है, इमोशनल आउटबर्स्ट आ गई, अगर बॉस से डांट खा के आया, घर आके बीवी को डांटना शुरू कर दिया, बच्चों को डांटना शुरू कर दिया, फ़ौरन ये सोचना शुरू कर दिया कि लोग मेरे खिलाफ हैं। अच्छा, दोस्ती है तो इतनी दोस्ती है, आपको पता है कई लड़कियां होती हैं जो कहती हैं कि जी अगर तुम्हारी मेरे से दोस्ती है और किसी लड़की से दोस्ती नहीं करनी। इमोशनैलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो उज़ैर, आपने जो वर्ड यूज़ किया ना, बहुत ज़्यादा, तो जहां भी लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आएगा वहां प्रॉब्लम आएगी।
सेंसिटिव होना अच्छी बात है, इमोशंस को हैंडल करना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा सेंसिटिव होना अच्छी बात नहीं है, ज्यादा इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है। फिर ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ट्रेट्स आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। अब डॉक्टर उसामा, में ये बताइएगा कि माहिर नफ्सियात के पास अगर कोई इस तरह का शख्स आता है तो ये डायग्नोस करने में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या तरीके हैं, टूल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, और कितना ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है? अच्छा देखिए, ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि ये जिस तरह आपके भी प्रोग्राम में भी बार बार मास्क आ रहे हैं ना, तो हम सारे लोग मास्क लगा के भी फिर रहे होते हैं। फिर आपके शहर के एक बड़े अच्छे नावल निगार हैं मिर्ज़ा अतर बेग, उनका एक नया नावल आया, तो उसमें उन्होंने बड़ी मज़ेदार बात की कि हम हर वक्त परफॉर्म कर रहे होते हैं। अभी आपको लगता है कि आप शो पे बैठ के परफॉर्म कर रहे हैं, मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ, हम जब यहाँ से जाएंगे तो हम घर पे भी परफॉर्म करते हैं, हम दोस्तों में भी परफॉर्म करते हैं। तो हर जगह हमारी जो परफॉर्मेंस है ना, वो डिफरेंट होती है। सो उस परफॉर्मेंस में हमने ढूंढना होता है कि कहाँ मसले हैं। तो एक तो हमारी हिस्ट्री, हम बातचीत करते हैं, घर वालों से बातचीत करते हैं मरीज की इजाज़त से। फिर हमारे बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं कि यार ये कुछ परफॉर्मेंस फिल करने हैं, कुछ ड्राइंग्स, प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं कि अगर आपने घर ऐसा बनाया है तो उसका ये मतलब है। तो पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये हल्का फुल्का कोई डिप्रेशन, एंजाइटी तो है नहीं, आपकी ज़ात के बारे में बात करनी है। बिल्कुल डॉक्टर उसामा, आपने सही कहा, और बिल्कुल असेसमेंट है, इस पे वक्त भी लगता है। और हमें ये भी बताइएगा कि जब असेसमेंट हो जाती है और माहिर नफ्सियात किसी नतीजे पर पहुंच जाता है तो फिर उसके बाद इलाज क्या है? क्या मेडिसिन है, थेरेपीज़ हैं जिसके ज़रिए ट्रीट किया जाता है? क्या तरीका क्या है? अच्छा देखिए, पहले एटियोलॉजी को समझ लेना, ये होता क्यों है। इट्स नेचर एंड नर्चर। एक तो ये जेनेटिक होता है, आप वो शाइनेस का या आप एंटी सोशल होने का या जज्बाती होने का जीन भी लेके पैदा होते हैं। फिर ये होता है कि अक्सर लोग कहते हैं जो 18 साल 20 साल आपको सोसाइटी देती है, वालिदैन देते हैं, स्कूल देता है, आप वही आपकी ज़ात का हिस्सा बनता है और आप लौटा रहे होते हैं। सो इलाज में भी हम ये देखते हैं कि कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल। जीन्स को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, ज़ाहिर है जीन्स तो वही रहेंगे। बिल्कुल। फिर एक तरफ मैंने आपको पहले बात की कि पर्सनैलिटी बदल नहीं सकती। फिर हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हमारा ये मानना है कि इंसान किसी भी उम्र में पुराने बिहेवियर्स को अनलर्न कर सकता है और नए बिहेवियर्स लर्न कर सकता है। तो हम इस पे काम करते हैं। कई दफ़ा दवाई भी जाती है, अगर सिवियर डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एग्रेशन है, कुछ दवाई भी कई दफ़ा जाती है। बट मोस्टली ये होता है कि हम पेशेंट के साथ मिलके उसकी सोच पे काम करते हैं, बिहेवियर पे काम करते हैं। घर वाले जो रिस्पॉन्स दे के उसके बिहेवियर्स को पक्का कर रहे होते हैं, उनको डिस्करेज करते हैं। तो इट्स ऑलवेज बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल। और ये याद रखें, दवाई खाना आसान काम है, किसी भी उम्र में अपनी सोच को, बिहेवियर को, जज्बात को तब्दील करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन उसके बगैर इन पेशेंट्स के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं होता, तब्दीली लानी ही होती है। बिल्कुल, बहुत पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है लेकिन इंसान अपनी फितरत से नहीं हट सकता। और बिल्कुल ये वाकई जो चीज़ें बदली जा सकती हैं वो तो आसान है, लेकिन ये काम जो है ये खासा मुश्किल है। बहुत शुक्रिया